नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6। टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको लिस्ट बनानी है डिफरेंट फेस्टिवल्स की जो आपकी लोकेलिटी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, वो सेलिब्रेशंस जो कि डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट रीजनल कम्युनिटीज सभी लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कुछ फेस्टिवल्स जो कि आपके यहाँ मनाए जाते हैं, वो हो सकता है पास पड़ोस का कोई घर है, उनके घर में कोई और मनाया जाता है, कोई और फेस्टिवल होते हैं, वो नहीं होता है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके घर में कोई और फेस्टिवल होता है, या आप वाले कुछ फेस्टिवल होते हैं, कुछ और भी अलग तरह के फेस्टिवल्स उसके यहाँ मनाए जाते हैं। तो आपको अपनी लोकेलिटी के फेस्टिवल्स का नाम बताना है, प्लस वो फेस्टिवल जो डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजियस के लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर लिस्ट बनाए हम फेस्टिवल्स की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, मुहर्रम है, ईद उल फितर है, बैसाखी है, लोहड़ी है, गुरु पर्व है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है। ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखिए, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, ओणम है, बिहू है, कि पोंगल है, कि आप देखेंगे किसी इंडिया के किसी पार्ट में मनाया जाता है, किसी पार्ट में कोई और फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, प्लस आप अपनी लोकेलिटी में ही देखेंगे कि अपने आसपास ही देखेंगे कि बहुत तरह के फेस्टिवल हैं जो आपके यहाँ नहीं होते, उनके यहाँ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर क्या है कि फेस्टिवल्स तो ठीक है, लिस्ट बन गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अब इनमें वो फेस्टिवल्स जो कि सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं कौन से होंगे, आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया एंड गांधी जयंती। ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ये यानी कि जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उन्हें सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आपको बताना है इंडिया की रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी जो है आपकी लाइफ में किस तरह से एड ऑन करती है, या फिर आपकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाती है। तो सबसे पहली चीज आप जानो कि आप जानते भी हो कि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटीज वाली कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर विविधताएं जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, अगर हम क्लाइमेट कहें तो इंडिया में ही आपको हर तरह के क्लाइमेट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो फूड में डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटीज है, कल्चर में डाइवर्सिटीज है, फेस्टिवल में डाइवर्सिटीज है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ को बेहतर कैसे बनाती हैं कि अगर ये चीजें ना होती तो क्या होता कि हमारी लाइफ जो है वो बोरिंग हो जाती। एक ही जैसे हम कपड़े पहनते, एक ही लैंग्वेज, जैसे तरह तरह की लैंग्वेज है तो उसको भी हम सुनते हैं, उन चीज़ों से हम सीखते हैं। तरह तरह के फूड्स हैं, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटीज है तो हमारे पास फूड की वैरायटीज जो है बहुत ज्यादा है। ना होती डाइवर्सिटी तो फिर वो चीजें भी ना होती। ठीक है, तो यानी कि एक ही कंट्री में रहते हुए इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि हम जो है वो सारी चीजें जो है एंजॉय कर सकते हैं अपनी जगह पे, अपनी कंट्री में ही रहकर ही। ठीक है, जैसे लैंग्वेजेस देखें तो बहुत सारी बोली जाती है, फूड्स हो गए। ठीक है, उन सारी चीजों को, लोगों के कल्चर है, इन सारी चीज़ों को देखकर, सीखकर, उन्हें अपना कर, उन्हें फॉलो कर कर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक, तो यानी कि जो डाइवर्सिटीज़ हैं इनकी वजह से लाइफ जो है हमारी वो क्या होती है, बेहतर होती है। अगर हम वहीं पे अटके रहें, मतलब वही चीज़ें, वही रोज़ का खाना पीना, उसी जगह पे हमारा रहना, तो उससे क्या होगा, लाइफ जो होगी बोरिंग हो जाएगी। यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ है, इसीलिए अगर आपके वैकेशंस हैं, आप चाह रहे हो कि
आप बर्फ में घूमना चाहते हो, आप चले जाओगे, इंडिया में ही मिल जाएगा। तरह तरह की नदियां हैं, वो आप देखना चाहोगे जा सकते हो। पर्वत, पठार, झील, जहां भी आप जो चीजें, इसके लिए आपको अदर कंट्रीज में कितने लोग जा सकते हैं? बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं, जाते हैं कुछ लोग जाते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या है कि यहीं पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं कि इन सारी चीजों को लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इंडियाज रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं डाइवर्सिटीज में ही हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, उनसे हम काफी कुछ सीखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उन्हें हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स, कल्चर, ड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम अडॉप्ट भी करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे भी और अडॉप्ट भी करेंगे। वाइल लिविंग इन द सेम कंट्री एंजॉय डिफरेंट फूड, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, क्लाइमेट एक्सेट्रा। एक ही कंट्री में रहते हुए हम ये सारी चीज़ें जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। किस वजह से? डाइवर्सिटीज की ही वजह से। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया के लिए कितना सुटेबल है या फिर कैसे सुटेबल है। साथ ही साथ आपको बताना है कि आपकी बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, उसकी कुछ लाइनें हैं, उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, इंडिया के लिए कितना सुटेबल है। तो ये वर्ड जो है इंडिया के लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोग, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग जो है वो आपस में प्यार से रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इंडिया के लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। अकॉर्डिंग टू मी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ सुटेबल आइडिया फॉर इंडिया बिकॉज इन आवर कंट्री देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, येट दे लाइव टुगेदर लविंग इन हार्मनी एंड यूनिटी। ठीक है, तो सब प्यार से रहते हैं। अब जो जवाहरलाल नेहरू की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद रखना है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, या फिर जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम बताइए, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर का नाम, ठीक है, या फिर इनकी बुक का नाम, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इसमें इन्होंने कहा क्या है, तो नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या इन्होंने कहा है कि इंडियन यूनिटी जो है वो बाहर से किसी पे थोपी नहीं गई है, बल्कि ये गहरी है, बल्कि इतनी गहरी है कि इसमें जो बिलीफ्स हैं, इसके जो कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं हैं, वो लोग जो है वो अपने से स्वीकार करते हैं। ठीक है, लोग जो है उसे अपने से स्वीकार करते हैं, और जो यहाँ पर वेराइटीज पाई जाती है उसे लोग अपनाते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं जो इंडियन यूनिटी है वो क्या है, वो जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपी गई। देखिए, किसी से पे अगर चीजें थोपी जाएंगी, इम्पोज की जाएंगी जबरदस्ती, तो उसको कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतनी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी लोग जो है वो प्यार से रहते हैं। इसका मतलब वो इम्पोज नहीं की गई है, वो अंदर की फीलिंग है। तो यहाँ पर नेहरू जी यही कहना चाह रहे हैं, या उनकी बात का यही मतलब है कि ये जो इंडियन यूनिटी है वो लोगों के ऊपर थोपी नहीं गई है, बल्कि लोगों के अंदर की फीलिंग है जो कि इन डाइवर्सिटीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, which means that our unity is not imposed on us, rather it is an inner feeling of acceptance of differences। ठीक है, तो लोग जो ये विभिन्नताएं हैं उसे लोग, उनकी इनर फीलिंग है कि उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उसे इनकरेज भी करते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकेयर व्हिच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार या मैसेकेयर जो भी कह लीजिए, तो उसके बाद लिखी गई एक पोएम की कुछ लाइन आपकी बुक में दी हुई है, आपके इस चैप्टर में दी गई है, आपको उसको पढ़ना है और उसमें से बताना है कि उसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को। ठीक है, तो जब हम उस लाइन को पढ़ेंगे, उस पोएम को पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू अस दिस लाइन द पोएम रिफ्लेक्ट इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, कौन सी लाइन है वो, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे डू सोक योर रॉब इन दिस रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के ब्लड की बात कही गई, दोनों का ब्लड बहना। तो हमारी जो आज़ादी हमें मिली, ठीक है, हमारी आज़ादी जो हमें मिली वो सिर्फ हिंदुओं की वजह से या सिर्फ मुस्लिम्स की वजह से नहीं मिली, दोनों के साथ सहयोग से, दोनों ने बलिदान दिया। वहाँ दोनों की ही, दोनों अगर देखें हिंदुओं में या मुस्लिम्स की, बहुत सारे लोगों की जान गई। वहाँ जो ब्लड बहा किसी को नहीं पता ये ब्लड हिंदू का है या मुस्लिम का है, लेकिन आज़ादी दिलाने में दोनों ने साथ निभाया, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को। अगर हम देखें तो एक तरफ महात्मा गांधी भी दिखते हैं, दूसरी तरफ हमें अब्दुल गफ्फार खां दिखते हैं, एक तरफ हमें भगत सिंह दिखते हैं, दूसरी तरफ हमें अशफाक उल्लाह खां दिखते हैं। तो मतलब ये कि सभी ने मिलकर हमें आजादी दिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर एसेंशियल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करने वाला, इंडिया की एसेंशियल यूनिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली लाइन जो थी वो यही है। ठीक है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, ये लाइन रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर? हाउ? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जिस तरीके से आपने अपने चैप्टर में पढ़ा था लद्दाख और केरला के बारे में, उसका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर देखा था और साथ ही साथ आपने उसकी बाकी चीजें भी देखी थी, उसी तरह आपको कोई 2 स्टेट लेने हैं जिनके हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हैं वो आपको बताने हैं, साथ ही साथ बताना है कि वो दोनों किस तरह से सिमिलर हैं एक दूसरे से। ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपका इंडिया इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे स्टेट हैं, आप कोई भी 2 स्टेट जो है उनको आप ले लीजिए, उनका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो आप लिखिए, साथ ही साथ बताइए किस तरह से सिमिलर है। अब यहां पर जैसे मैंने लिया है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश हमने लिया है। तो हिस्टोरिकल अगर फैक्टर्स की बात करें तो राजस्थान जो राजपूतों के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ के जो किले हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी फेमस रहा है, जिसकी वजह से आज भी वो टूरिस्ट का केंद्र बना है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। आपका मेहरगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, वहाँ पर तरह तरह के किले जो हैं उनको लोग देखने जाते हैं। आमेर फोर्ट हो गया आपका ना, तरह तरह के फोर्ट हो गए, दुर्ग जो हैं वो हो गए, उनको देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि कहें तो देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो वहां पर शादियों के लिए भी जाते हैं कि वहां पर जाकर वो मैरिज अपनी करते हैं उन फोर्ट्स की वजह से। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि वो वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता इन जगहों पे आए थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के और जो स्टेट्स हैं उस पर कब्जा किया। तो क्या यहाँ भी किया? हाँ, यहाँ भी उन्होंने अपना कब्जा किया। ठीक है, ये आपका हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर। फिर हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहली चीज कि जो राजस्थान है वो सिचुएटेड कहाँ है, देखेंगे तो आपका नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान जो है वो सिचुएटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इंडिया के एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे बड़ा स्टेट है, इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इससे होकर गुजरती है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, ये तो आपका हो गया किसका, राजस्थान के बारे में। अब हम सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड हमारा आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी डायनेस्टी जो है वो लोग राज कर चुके हैं। राजा मिहिर भोज के नाम पे यहाँ की मेन सिटी जो है भोपाल, उसका नाम रखा गया। और इसके अलावा देखें तो यहाँ का भी आर्किटेक्चर जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग तीर्थ यात्राओं के लिए भी, और भी यहाँ के ऐसे प्लेस हैं जिसके लिए लोग जाते रहे हैं, काफी फेमस रहे हैं, वो प्राचीन टाइम से, पुराने टाइम से, अगर हम देखें एंशिएंट टाइम से काफी फेमस रहे हैं। तो
इसके लिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ भी अपना कंट्रोल किया। जब हम देखते हैं झांसी की रानी 1858 में उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरी तरह से इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये आपका हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर। अब आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर देखें तो ये भी इंडिया के एरिया वाइज बड़े स्टेट्स में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ सिचुएटेड है? तो ये इंडिया के मिड में स्थित है, सिचुएटेड है, जिसकी वजह से इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है किसे? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फिर अब हम आते हैं यहाँ पर। अब दोनों में सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों में सिमिलरिटीज अगर हम देखें तो ये दोनों ही इंडिया के बड़े स्टेट्स में आते हैं। एरिया वाइज जो बड़े स्टेट्स हैं, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, बट दोनों ही इंडिया के बड़े स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे दोनों जगहों पे उन्होंने अपना कंट्रोल किया। दोनों ही जगह आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी इन दोनों स्टेट से होकर गुजरती है। जैसे अगर हम देखें कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपका हो गया गुजरात 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, ये 8 जो आपके स्टेट्स हैं इन सभी को कवर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिनमें से ये दोनों स्टेट आपका राजस्थान एंड मध्य प्रदेश दोनों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर करती है। आई होप कि आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी और आप किसी भी स्टेट को इसी तरह उठा सकते हैं यहाँ से और उसके बारे में लिख सकते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर, साथ ही साथ दोनों में सिमिलरिटीज। तो बच्चों, इस तरह हमारे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।